हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसे महापुरुष के विषय में चर्चा करेंगे जो कि बहुजन समाज से आते हैं। साथियों, इनको बहुत बड़ा योगदान रहा, बल्कि इन्होंने तो वो करके दिखाया है कि लोग तो हम अपने देश में ही रह करके और देश में ही अपनी वीरता का परिचय दिया है, लेकिन आज ये के जो महापुरुष हैं, इन्होंने इनकी तो इतनी बड़ी वीरता है कि इन्होंने जा करके अपना डंका विदेश में बजाया और अपना एक बदला लिया। इन्होंने तो यहाँ देश में भी तो वीरता दिखाई ही, लेकिन विदेश में भी इनकी चर्चा है। विदेश वाले भी ऐसे योद्धा का नमन करते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी साहस दिखाई है कि शायद ही क्रांतियों में इतनी बड़ी हिम्मत कोई योद्धा और करके दिखाया हो, जिसका कि विदेशों तक भी चर्चा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जलियांवाला बाग तो की चर्चा बहुत से वीडियो में, किताबों के माध्यम से बहुत से जगहों पे इसकी चर्चा मिलती है और आप लोगों ने सुना भी इसका है ज़्यादा। लेकिन आज के जो इस योद्धा के महान नायक हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए साथियों, वो बहुत ही कम है। तो आज कभी किताब के माध्यम से बताते हैं, उसे लिखते हैं शहीद ऊधम सिंह। शहीद ऊधम सिंह का नाम आज भी हम लोग बड़े गौरव से लेते हैं और पूरा हमारा देश उस महान व्यक्ति का उपकार है सभी देशवासियों के ऊपर, और हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। खास करके जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि कितना बड़ा उन्होंने साहस दिखाया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे समय में कि जबकि हमें ऐसा दौर था कि हमारे समाज को तो स्वतंत्रता से जीने और पेट भर भोजन करने का भी मौका नहीं था, लेकिन उस समय उन्होंने इतनी वीरता दिखाई है कि आज उनको विदेश में भी उनका नाम लिया जाता है। तो आज हम उसी महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे किताब के माध्यम से, जैसा कि दिया गया है। अब लिखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाला क्रांति वीर। ये है पहली हेडिंग दे रहे हैं कवि, और बता रहे हैं हमको इनके विषय में आगे क्या लिखते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऊधम सिंह का एक ऐसा नाम है जिसने अपने देश और समाज के लोगों की मौत का बदला लंदन जाकर लिया। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के वक्त पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को गोलियों से भून डाला। लेकिन इस पराक्रमी नायक को भी दलित होने की वजह से इतिहास के पन्नों में जो जगह मिलनी चाहिए थी, मैंने साथियों कई बार भी जिक्र किया है कि वो जगह दलित होने के कारण वो जगह मिल ना सकी। वही हाल इनको भी है कि इन्होंने इतिहास में इनका परिचय जो है बहुत ही कम मिलता है, और पहले तो इनको मिटा ही देने की कोशिश की गई, लेकिन ये है कि सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा। फिर भी इनको किसी न किसी तरीके से हमारे देश के जो कवि, उन्होंने इनका परिचय ढूंढ निकाला और निकाल करके हमको किताब के माध्यम से परिचय दिया, और आगे आगे इनके साथ क्या हुआ इसमें किताब में बयां करते हैं। जगह मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी। आज ऊधम सिंह को हम किताबों में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई विद्यार्थी ऊधम सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा जानता होगा। ऊधम सिंह वह क्रांतिकारी नायक थे जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में किए गए हत्याकांड का बदला लिया। इस हत्याकांड में अंग्रेजों ने सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन तब उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनका अत्याचारी अधिकारी खुद लंदन में ही मारा जाएगा। उन्होंने अपना बदला लंदन में जा कर के लिया था कि जलियांवाले बाग में जो कि उस समय अंग्रेजों ने जो जुल्म किया हुआ था, उन्होंने ऊधम सिंह ने यहाँ तो यहाँ नहीं, अपने देश में उनको विदेश में ही ढूंढ करके और अपने इस मारे गए साथियों का बदला उन्होंने लिया। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अगर किया जाए तो इस योद्धा का भी महान योगदान है। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है कि अपना बदला ले करके और उन्होंने वहाँ पे जा कर के विदेश में इनको मारा, क्योंकि हमारे देश में उन्होंने जलियांवाले बाग में गोलियों से चलवा करके बहुत से हमारे देश के बूढ़े बच्चे बुजुर्ग और महिला पुरुष सबको मरवाया हुआ था। अब आगे कभी पंक्तियों में लिखते हैं, महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1999 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऊधम सिंह के माता पिता उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से पंजाब आकर मजदूरी करते थे और फिर यहीं बस गए थे। उनके पिता का वास्तविक नाम चूहड़ राम व माता का नाम नारायणा देवी था। बाद में इनके
परिवार ने सिख धर्म अपना लिया, जिसके बाद पिता का नाम सरदार तहल सिंह व माता का नाम श्रीमती हरनाम कौर हो गया। वो 2 भाई थे। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। जब वो 10 वर्ष के थे उस समय ही अनाथ हो गए थे। 1901 में उनकी माता तो 1907 में उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद वह अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अनाथालय में रहने लगे, जहां उनका नाम उधम सिंह पड़ा। 1917 में बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वो पूरी तरह अनाथ हो गए, मगर वह विचलित नहीं हुए और देश की आज़ादी तथा जनरल ओ डायर को मारने की प्रतिज्ञा की पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। वो अनाथालय छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उधम सिंह सर्वधर्म को इज्जत देने वाले इकलौते प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आज़ाद सिंह रख लिया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। साथियों, यहाँ चर्चा करेंगे कि जो कि एक संक्षिप्त उनका गरीबी में परिवार होने के कारण भी यहाँ से जाकर के वहाँ बसे, अपना धर्म परिवर्तन किया और पूरी तरीके से ना उनके कोई माँ बचा, ना भाई बचा, ना बहन बची, ना बेटी, कोई परिवार ना होते हुए, लेकिन फिर भी देश के प्रति उतना उनका अथाह प्रेम देख करके हम अगर याद करते हैं तो हम भी उन्हें नमन करते हैं। हमारा दिल भी भावुक होता है कि इतना बड़ा करते हुए फिर भी उनको देश के प्रति इतना बड़ा लगाव, इतना बड़ा साहस दिखाते हुए उन्होंने देश के लिए क्या किया है और कितनी कुर्बानियाँ, कितनी मुसीबतें उठा करके हमारे लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसे हम भुला नहीं सकते हैं। हम अपनी युवा साथियों को सचेत करेंगे कि किताबों में जाएं और उनके पढ़ करके ज़रूर उन्हें हमारी तरफ सोचें और याद करें, उन्हें नमन करें। आगे कभी फिर परिचय दे रहे हैं। जलियांवाला बाग की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रोल एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा रखी थी, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। उधम सिंह यहाँ सबको पानी पिलाने का काम कर रहे थे। इस सभा से तिलमिलाए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर को आदेश दिया कि वह भारतीयों को गोलियों से भून दें। जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए। मरने वालों में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी थे। गोलियों के खौफ से कई लोग पार्क में मौजूद कुएं में कूद गए, जिसमें कि सही संख्या में डूबने से उनकी मौत हो गई। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई, लेकिन 120 तो सिर्फ कुएं से ही निकाले गए थे। तो विचार करें कि हमारे देश के ही कुछ लोग वहाँ मीटिंग और सभा कर रहे थे किसी की गिरफ्तारी और उसके लिए जिसका नाम बता रहे हैं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रोल्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर जलियांवाले बाग में सबको एकत्रित हो रहे थे। उस पर बात विचार और चर्चा करना चाहते थे, क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। इसी दौरान जब अंग्रेज़ों को भनक लगी तो जो उनके ब्रिगेडियर थे, जनरल थे, उन्होंने उनको आदेश दे करके कि भारतीयों को भून दो, गोली चला दो। और ये चीज़ उस समय इनकी ड्यूटी वहाँ सभी मीटिंग वाले साथियों को पानी पिलाने की थी और उन्होंने अपनी आंखों से हूबहू अपने देशवासियों को इस तरीके से मरते हुए देख करके उनसे रहा नहीं गया, बल्कि उनके अंदर का जो जज्बात देशभक्ति का था वो जाग गया और उन्होंने उसी समय ये ठान लिया था कि हम इसकी कभी न कभी इसकी हम ज़रूर हम आपका बदला इससे लेंगे। ये ऐसे क्रांतिवादी हमारे उधम सिंह थे, जो कि उन्हें सशक्त नमन है उनकी सोच और उनकी बहादुरी का। कभी तो यहाँ किताब के माध्यम से छोटा सा परिचय दे रहे हैं, ताकि कि थोड़े कम समय में भी लोग वीडियो के माध्यम से देख करके और जानकारी हासिल कर लें। बाकी तो इनके विषय में काफ़ी चर्चा है। आगे इनके साथ में क्या क्या हुआ जो कवि को मिला है, उस माध्यम से ये बता रहे हैं। अब आगे की लाइनों में क्या लिखते हैं। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर माइकल ओ डायर को हाथ में उन्होंने मिट्टी उठाई और माइकल ओ डायर को
सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली कि एक न एक दिन हमको कभी मौका मिलेगा तो हम इस मिट्टी की कसम खाते हैं साथियों कि हम तुम्हें ज़रूर इसका हम बदला लेकर के और दिखाएंगे। जैसा कि उधम सिंह के अंदर ये जुनून थी, ये जज्बा था, और आगे फिर उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। कभी लिखते हैं, सिखाने की प्रतिज्ञा ली। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। इसी सिलसिले में सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे। वहां यात्रा के उद्देश्य से उन्होंने एक कार खरीदी और साथ ही अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। इस तरह वो उचित वक्त का इंतजार करने लगे। अपने देशवासियों के खून का बदला लेने का मौका उन्हें 1940 में मिला। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी वक्त के तौर पर मौजूद था। उधम सिंह को मौका मिल गया था। उन्होंने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार का काटा और उसमें रिवॉल्वर छिपाकर बैठक स्थल पर पहुंच गए। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी। डायर को 2 गोलियां लगी, जिससे तत्काल ही उसकी मौत हो गई। अपने देशवासियों की मौत का बदला लेने के बाद उधम सिंह ने स्वयं गिरफ्तारी दे दी। साथियों, जैसा कि यहाँ चर्चा करें, जैसे एक मोटी सी किताब होती है, किताब के पन्नों को पीछे से साइड से उन्होंने जितनी बड़ी रिवॉल्वर थी उसी साइज का रिवॉल्वर को काट करके उसके अंदर रिवॉल्वर को छुपा लिया, ताकि ऊपर से वो दिखे चेकिंग होने के दौरान कि इनके हाथ में क्या। उन्होंने एक ग्रंथ, एक किताब दिखा दिया, जिससे कि उन्होंने वहाँ जाने का, मीटिंग में जाने का उनको मौका मिला। और उस किताब को छुपाए हुए वो बैठे हुए थे और अपनी ताक में थे कि हमें कहाँ किस तरीके से मौका मिलेगा। जज्बात तो उनके अंदर था ही, क्योंकि किसी को प्रतिशोध लेने के लिए जो ज्वाला, जो आग होती है, ऐसा आज भी सभी के दिलों में ऐसा होता है, अक्सर देखने को होता है कि वो छुपा ही रहता है एक चिंगारी के रूप में, लेकिन मौका पड़ने पर वो एक शोला से कम नहीं होता। वो किसी भी मनुष्य के अंदर हो, ऐसा एक प्राकृतिक देन है कि वही जुनून उधम सिंह के अंदर भी था। जहाँ तक बताएं कि उनके अंदर भी जब ऐसी थी, उन्होंने मौके की तलाश कर रहे थे, और तमाम देशों का, उनके जीवन का ही एक उद्देश्य ही बन गया था कि मुझे जब तक मैं इस चीज़ का बदला नहीं ले लेता तब तक मेरा जीवन जीना सार्थक नहीं है दुनिया में। वैसे था भी उनके पीछे कोई नहीं, इसलिए उनका दृढ़ संकल्प जो था मजबूत था। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो उन्हें प्रकृति ने भी अच्छा सुनहरा मौका दिया, और उस मौके का उन्होंने फ़ायदा उठा करके अपने देशवासियों का, जो उन्होंने सैकड़ों से ज़्यादा बेगुनाह, 200-400-500 समय की गिनती तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों को मारा था, अब उनसे जितना हो सका उतना उन्होंने, कि जो मेन डायर के आदेश पर गोलियों से भूना गया था, उनको वो ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आगे की लाइनों में कभी यहाँ क्या दे रहे हैं, संक्षिप्त परिचय है साथियों, इसलिए थोड़ा ही बताऊं। उन पर चले मुकदमे, जिससे तत्काल ही उसकी मौत हो गई। अपने देशवासियों की मौत का बदला लेने के बाद उधम सिंह ने स्वयं गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी देने के बाद साथियों, उन पर चले मुकदमे के वक्त जब अदालत में उनसे पूछा गया कि वह डायर के अन्य साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया। इस पर उधम सिंह ने कहा कि वहाँ पर कई महिलाएं भी थीं और हमारे देश में महिलाओं की हत्या करना पाप है। अपने बयान में उधम सिंह ने कहा कि मैंने डायर को मारा क्योंकि वह इसी के लायक था। मैंने ब्रिटिश राज्य में अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मुझे मरने का डर नहीं है। इस क्रांतिकारी शहीद का मानना था कि देश के लिए कुछ करके जवानी में मरना चाहिए। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते हैं। साथियों, यहाँ कहें उन्होंने अपना परिचय देते हुए कि उन्होंने उनको मारने के बाद स्वयं अपने आप को गिरफ्तार किया अंग्रेजी शासन के हुकूमत में लंदन में जा करके, और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे में उन्हें फांसी की सज़ा का हुक्म हुआ, जिसका वो पालन किए। वो कह रहे हैं कि हमें मरने का कोई डर नहीं है। इस क्रांतिकारी का बता रहे हैं कि जब उनसे जज के सामने जब उन्हें पेश किया गया, पेशी में मुकदमे के दौरान, जैसा आज भी होता है, तो उन्होंने पूछा कि तुम और भी लोगों को तो मार सकते थे बदला और लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कितनी
साहस भरी बातें की, कितना न्यायपूर्ण बातें की हैं कि वहाँ औरतें भी मौजूद थे, बच्चे भी थे, अगर मैं और किसी को मारता तो मेरे हाथे किसी और का गुनाह हो सकता था। सलाम है ऐसी सोच रखने वाले महान योद्धा को। साथियों, मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि आज के समय में तो मुश्किल ही ऐसा योद्धा मिलेंगे जैसा कि उस समय उन्होंने ऊधम सिंह ने ऐसा करके दिखाया है। साथियों, हमें इससे सीख लेनी चाहिए, हमें इससे सोचनी चाहिए, और अपना काम पूरा करके उन्होंने बयान दिया, और मरने से जरा सा भी हिचक नहीं उनको थी। उन्होंने साफ साफ अपनी गिरफ्तारी दे करके और जज साहब के सामने अपनी जो बयान दिया कि इसलिए मैंने और किसी को नहीं मारा, लेकिन इनको मारा मैं इसलिए कि ये इसी के लायक ही थे। और ये संदेश दिए कि जो दूसरों के ऊपर या हमारे देश की तरफ जो कोई दूसरा आंख इस तरीके से उठाएगा, हम उसे बख्शा नहीं करेंगे। यही उनका आखिरी संदेश था। अब आगे की लाइनों में उनका आखिरी परिचय देते हुए कवि लिख रहे हैं, 31 जुलाई 1940 को वीर ऊधम सिंह को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। मरने के बहुत दिनों बाद 1940 में साथियों उनके ऊपर केस चला करके और जेल में उनको हुई, और जेल के अंदर उनको मौत दे दी गई, फांसी दे गई। अब सोचने की बात है कि जो उनकी अस्थियां थी, उनकी जो अस्थियों का अवशेष था, उसको ये बता रहे हैं 31 जुलाई 1974 को, माने के 30 और 34 साल के बाद जो है कि दोनों देशों के बीच वो होने के बाद जो है कि केस मुकदमा और कानूनी कार्रवाई पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, और दूसरी किताबों में इनका जिक्र मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ कभी थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। वो अवशेष भारत को सौंप दिए, उनकी अस्थियाँ भारत को वापस मिल गई, क्योंकि उनको फांसी जो है लंदन में ही दी गई थी। उन्होंने ये बदला लंदन में ही जाकर लिया था। इसके बाद उनके गांव में उनकी समाधि बनी। अब वहाँ करके उनकी समाधि, उनकी अस्थियों को उनके गांव में ही रख करके, ताकि उनकी याद हमेशा हमारे देशवासियों को बनी रहे। परंतु अफसोस की बात यह है कि इस देश की सरकारें जिस शिद्दत के साथ बाकी क्रांतिकारियों को याद करती है, ऊधम सिंह को नहीं करती है। आज़ाद भारत की सरकारें ऊधम सिंह को आज तक वह सम्मान नहीं दे सकी जिसके वह हकदार थे। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ अफसोस बहुत है, दुख है। कभी यहाँ दुख के साथ लिख रहे हैं कि जैसे और भी हमारे क्रांतिवीरों को इतिहास में जगह मिला है, उनके नाम से कुछ ना कुछ देश में बना करके उन्हें यादगार के रूप में रखा है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है उनके साथ कुछ ऐसा नहीं करी। ये बहुत दुख की बात है, जबकि करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है तो उसकी कुछ ना कुछ परछाइयाँ हमारे लिए छोड़ना चाहिए, उनकी निशानी छोड़ना चाहिए, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी उन्हें देखे और याद करे। अब इसके आगे की लाइनों में लिखते हैं, इसके पीछे का कारण ऊधम सिंह की सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने शहीद ऊधम सिंह को उचित सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर जिले का गठन किया। इस तरह एक महान क्रांतिकारी, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक वीर शहीद ऊधम सिंह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत पीछे के दिनों में, आजकल याद करें कि जब जिस समय मायावती को मुख्यमंत्री बहुजन समाज की वो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में बनी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि वो खुद अपने उत्तर प्रदेश में जो है कि उनके नाम से एक ज़िला बनाने के लिए कोशिश की और उसका गठन किया, ताकि कुछ न कुछ इन्हें मान सम्मान समाज की तरफ से दिया जाए और इनको एक यादगार के रूप में रखा जाए, कि उनके नाम से एक ज़िला घोषित कर दिया जाए, बनाया जाए, ताकि जो है कि हमें वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें वो उनकी बहादुरी की मिसाल कायम रहे और हमें उसकी विचारधारा हमें प्रेरित करते रहे और हमें मिले ऐसा। तो इसके लिए बता रहे हैं कि लेकिन इतिहासों में ये तो बता रहे हैं कि उनका राजनीतिक सामाजिक क्या कारण रहा होगा, इस कारण से इतिहास में दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन साथियों, मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जो जो हमारे लिए कुछ किए हैं, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं स्थान देना चाहिए ऐसे महापुरुषों को, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी जागरूक हों, सतर्क हों, उनमें चेतना जागे और वो भी अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए, कुछ ठानने के लिए अपने आप को चैतन्य रहें, बनाएं, देश को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। ये सीख जगत तब तक नौजवानों को, नवयुवक के मन में, क्योंकि जो कुछ भी कर सकता हो वो सबसे प्रथम नवयुवक ही एक ऐसा है कि वो जिस चाहे अपनी रुचि ले उस तरफ ही एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकता है। बाकी तो जीवन में तमाम
सामनाओं का, कठिनाइयों का सामना करते हुए आदमी का जीवन तो यूं ही ऐसे गुजर जाता है कि आदमी अपने समय में सोचते हुए, जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। साथियों, वीडियो को यहीं विराम लेते हैं। आगे फिर हम दूसरे महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जाता है कि ताकि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, या जो अनपढ़ भी हैं, उन तक भी ये संदेश पहुँचे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, माता, बहनें, सभी के पास तक ये पहुँचे और सब कोई इस चीज़ को जानकारी और जानकार होना सबके लिए भी अच्छा है। सब जानकारी हासिल करें और इससे लाभ उठाएं। साथियों, मेरा अपील है, मेरे बोलने चालने में कहीं भी शब्दों की थोड़ी टूटी फूटी होती है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।